तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज हम क्लास 9 का एक नया टॉपिक जो कि चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसकी एबीसीडी जो स्टार्ट होती है क्लास 9 से होती है बेसिकली, और इस चैप्टर 3 से होती है। क्योंकि केमिस्ट्री में बेसिकली आप बार बार देखते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल फार्मूला, तो ये सब बेसिकली हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर यूज़ होने वाली टर्म्स हैं और ये चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री की एबीसीडी हम लोगों को सिखाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जो कि 9th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये इसका नाम है। आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। देखिए हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर अगर दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्टेन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या कोई भी कंपाउंड किसी भी कंपाउंड के साथ मिल जाता है, क्या कोई भी कंपाउंड किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है, या एक फाइनाइट रेशियो में मिलता है, या उनके केमिकल कंपाउंड के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम प्रेजेंट होते हैं, या वो कोई ना कोई लॉ फॉलो करते हैं। तो यस, जितने भी हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशंस होती हैं बेसिकली तो वो सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं, उन्हीं लॉज को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये जनरली हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, और आगे हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉडर्न डे सिंबल्स की भी हम बात करेंगे कि मॉडर्न डे में जो हमारे पास सिंबल्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, हम उनको किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, केमिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे हम किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज एटम। ठीक है, अगली स्लाइड में आ जाइए। देखिए एटम क्या है हमारे पास। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बोला गया है एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स, यानी जितने भी मैटर बने हुए हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। सही, लेकिन अगर हम इसको देखें तो जो एटम है हमारे पास, ठीक है, ये एक वर्ड से निकला है एटोमियो से। ठीक है, एटोमियो, जिसका मतलब होता है अनडिविजिबल और अनब्रेकेबल। ठीक है, यानी इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या फर्दर हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसका नाम रखा एटम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया किसी भी एलिमेंट का। किसी भी एलिमेंट का क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। जैसा कि हमें यहाँ से क्लियर भी हो रहा है, अगर कोई भी मैटर है हमारे पास, कोई भी मैटर है हमारे पास, अगर ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, इसका मतलब वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो एटम क्या होगा हमारे पास, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली हमें पता है जो एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वही जाते हैं आगे बॉन्डिंग के लिए। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो जो हमारे पास एटम्स इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं बेसिकली कि हम उनको वी कांट सी थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, तो पावरफुल से भी नज़र हमें नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होती है, किसी भी एटम की जो रेडियस होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग रेडियस दे रखी है हमारे पास कि भाई अगर मान लीजिए ग्रेन सीड है तो उसका कितना रेडियस होता है। ठीक है, रिलेटिव साइज दे रखा है यहाँ पे हमें मीटर्स में, तो उसको बोल सकते हैं 10⁻⁻10। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करी जाए तो है 10⁻⁻10। इसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है तो उसके जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम एटम कहेंगे, ठीक है, उसका साइज कितना है, 10⁻⁸ ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज होता है, जनरली हम इसको नैनोमीटर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। स्मॉल एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो एटम्स होता है वो केमिकल कॉम्बिनेशंस में या केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करता है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो बेसिकली क्या किसी भी तरह से कोई भी अपने मर्जी से कितने भी एटम, कितने भी मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में, क्या कितने भी हाइड्रोजन, अगर मान लीजिए वाटर है तो क्या वाटर जनरली हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो ये H2OE क्यों होता है, यहाँ पर H4O क्यों नहीं है। तो ये एक सर्टेन, जितने भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो एक सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला हमारे पास लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है इसको हम समझते हैं, और एक दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अगर हम इसकी
डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट देखें बेसिकली तो क्या है, टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट इक्वल टू होगा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी पर्टिकुलर रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास जो रिएक्टेंट का मास होगा बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन भी प्रोडक्ट का टोटल मास वही होगा जो टोटल मास रिएक्शन साइड का था, रिएक्टेंट साइड का था। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो मेरा प्रोडक्ट आया CO2। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, इसका एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास 16 ग्राम, और जिसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम है यहाँ पे, तो इसकी मल्टीप्लाई हम कराएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 12 + 32 कितना हो गया 44 ग्राम हो गया। यानी टोटल रिएक्टेंट साइड पे जो मास है वो कितना है 44 ग्राम है। आइए कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं, यहाँ से होगा हमारे पास 12 और जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, हमारे पास क्या आ गया हमारे पास 44 ग्राम। तो बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन मास विल रिमेन सेम। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या हुआ CaCO3 ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया और मैंने इसका डिसोसिएशन कराया। ठीक है, इसको मैंने हीट दिया, ये डेल्टा जो साइन होता है हीट का साइन होता है, मैंने इसको हीट किया। जैसे मैंने इसको हीट किया तो ये आया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो कर सकते हैं हम लोग, कैल्शियम का कितना होता है 40 और कार्बन का कितना हो जाएगा 12 और 3 ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 48। जब आप इनको सम करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 100 ग्राम। आप यहाँ से कर भी सकते हैं, ठीक है ना। 48 and 12 60, 60 and 40 इज इक्वल टू 100। आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, हमें पता है कैल्शियम का मास कितना है 40 और ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास 16। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 56 ग्राम, और हमें पता है CO2 का भी हमने निकाला भी था, कितना हो गया 44 ग्राम। तो 44 और 56 को अगर हम ऐड करेंगे, अगर हम 44 और 6 को ऐड करेंगे, 56 को ऐड करेंगे, 44 और 56 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 100 ग्राम। तो यानी बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। During a chemical reaction, the total mass of the reactant will be equal to the total mass of the product. एक चीज़ और इसको ऐसे बोला जाता है, आप याद रख सकते हैं, mass cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. I hope this is clear to you. तो this is about the law of conservation of mass. ठीक है, इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे मैंने ले लिया वाटर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया मैंने वाटर ले लिया। ठीक, अब ये वाटर का अगर मैं मास देखूं यहाँ से तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। अगर हम इसका मोलर रेशो चेक करें, सिंपल रेशो चेक करें तो क्या आएगा 1:8, यस और नो। तो किस रेशो में आ रहा है ये 1:8। अगर मैं वाटर के 2 मोल ले लूँ, कितने मोल्स ले लिए मैंने 2 मोल लिए, तो हाइड्रोजन कितने बने मेरे पास 4 ग्राम, क्योंकि 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 ग्राम वजन, तो इसके 2 मोल ले लिए मैंने, तो कितना हो गया 2 2 4। इसी तरीके से एक ऑक्सीजन पे कितना होता है 16 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 32 ग्राम। अब यहाँ से हम रेशो निकालेंगे, 4 1 4, 4 8 32, तो क्या हो गया 1:4। ठीक है, तो ये हो गया 1:4। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है द एलिमेंट इन द प्योर केमिकल कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस हाउ द कंपाउंड इज क्रिएटेड। यानी वो सोर्स पे बात नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा हुआ है, मान लीजिए वाटर है, ये एक कंपनी का है, ये दूसरी कंपनी का है, तीसरी कंपनी का है, चौथी कंपनी का, इसी तरीके से अलग अलग कंपनीज के हमारे पास यहाँ वाटर्स हैं। बट वो कैसे प्रिपेयर किया गया है, कैसे क्रिएट किया गया है, उससे मतलब नहीं है। हमारे पास इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में जो रेशो होगा वो क्या होगा 1:8 ही होगा। अगर आप इसके 2 मोल रखिए या 4 मोल रखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम इन मोल्स को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हमने कर दिया इसके 3 मोल्स ऑफ वाटर लिए। जब हम 3 मोल वाटर के ले रहे तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 3 ऑक्सीजन हो गए। तो 6 हाइड्रोजन का मास कितना आएगा 6 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो 3 का कितना आएगा 16 3 ज़ा 48। अब 6 का टेबल पढ़ लीजिए आप, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48। तो रेशो क्या आया
1:8। सो इट्स ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। मैं आपको एक ज़रा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एक बात और आपके लिए ऐड कर देता हूँ, उसको ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, तो ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली क्या है। मान लीजिए मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने मिलाया और मेरे पास बन गया H2O। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम यहाँ से देखें तो यहाँ से तो हमारे पास कितना ग्राम आया, 2 ग्राम आया। यहाँ से कितना आया, 32 ग्राम आया। दोनों को जोड़ा तो मेरे पास 34 ग्राम हो गया। अगर मैं इधर जाता हूँ तो मेरे पास कितना है, 2 ग्राम है प्लस 16 ग्राम है, और दोनों को जोड़ता हूँ तो ये 18 ग्राम हुआ। तो अब ये तो दोनों इक्वल नहीं है सर। अभी तो आप बता रहे थे कि दोनों जो है ना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है ना हमारे पास इक्वल होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, मास विल रिमेन सेम। तो सर यहाँ तो कंट्राडिक्ट कर रही है ये वाली बात। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना बेटा, तो वो बेसिकली हम बात करते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को दोबारा देखेंगे। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक, इक्वल है। अभी हम देखेंगे ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 2, बट यहाँ पे हमारे पास सिंगल ऑक्सीजन है। तो हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4। इसका मतलब यहाँ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ताकि मुझे इनको 4 कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 2 और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए थे, 4। तो इसलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दी, या हाइड्रोजन भी हो गया हमारे पास 4। तो अगर मैं इस रिएक्शन को अब देखूँ तो अब मेरे पास रिएक्शन बन गई 2H2O2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। मैं इसका मास कैलकुलेट करने से पहले एक बार हम बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल आता है या नहीं। एक हाइड्रोजन पर होता है हमारे पास 1 ग्राम, तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन पर कितना मास आया, 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन पर होता है 16 ग्राम, तो 2 पर कितना आया हमारे पास, 32 ग्राम। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद 4 + 32 मेरा हो गया 36 ग्राम। चलिए अगर हम यहाँ की बात करें तो 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पे 2 ग्राम, तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन पे कितना हो गया, 4 ग्राम। और जैसा कि हमें पता है ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 2, तो एक पर होता है 16 ग्राम, तो 2 पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 32 ग्राम। तो अब हमने चेक किया तो कितना आया बेटा, 36 ग्राम। तो देखिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे दोनों में मास क्या है, सेम है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपको ऑलरेडी कोई बैलेंस रिएक्शन दे रखी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया CO + O2, तो ये CO2 बन गया था। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है और ऑक्सीजन एटम भी यहाँ पे हमारे पास सेम थे। लेकिन हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम नहीं होंगे, यानी हमारी रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों तरह से मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझा दिया। ठीक है, बाकी इस चैप्टर का जो हमारा सेकंड पार्ट है आप उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, हमने कम्प्लीटली इसको सीरीज़ में बनाया हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।